दोस्तों नमस्कार। कल हम सबको एक चिट्ठी मिली थी, शायद आपको भी मिली होगी। मेरे पास एक चिट्ठी आई है और चिट्ठी लिखी गई है तिहाड़ जेल से। चलिए आज उस चिट्ठी की चर्चा करते हैं। मैंने उस चिट्ठी को लाइन बाय लाइन पढ़ा और इसलिए आपसे विचार करने का मन किया। मैं उस चिट्ठी को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और उस पे जो सवाल निकलते हैं, जो उसमें सुझाव दिए गए हैं, उस पे चर्चा करेंगे। ये चिट्ठी है तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल से प्यारे देशवासियों के नाम मेरा पत्र। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी है जो देश की आजादी की लड़ाई में हो और पूरे देश को संबोधित कर रहे हो। लेकिन हकीकत यह है कि एज पर कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के न्यायालय हैं, उनके हिसाब से जिस व्यक्ति ने ये चिट्ठी लिखी है वो भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई और ईडी की हिरासत में है और इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। और वो एक लोकल एमएलए हैं, कभी मंत्री हुआ करते थे। इस सज्जन का नाम है मनीष सिसोदिया। तो तिहाड़ जेल से प्यारे देशवासियों के नाम मेरा पत्र, मनीष सिसोदिया साहब ने ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन इसमें ना सेल का नंबर है, जेल के सेल का, ना डेट है, तो ये पता नहीं कब लिखी गई थी। चलिए हमें मिली है अभी, तो हम इसकी चर्चा अब करते हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हर रोज नई तरक्की हो रही है। सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात कर रही है। बिल्कुल सही है। ऐसे में जब मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहते सुनता हूं कि गंदे नाले में पाइप डालकर उसकी गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्या नाली की गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है? नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये जो सज्जन है, ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। क्या शिक्षा मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो वैज्ञानिक फैक्ट है। और जहां बात है एआई की, कि प्रधानमंत्री वैज्ञानिक बात नहीं करते हैं, तो आप ये बताइए कि करप्शन के मामले में जब आपने 140 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए या तोड़े, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को कैसे पता लगा कि आपने 140 फोन डिस्ट्रॉय किए? इसका मतलब प्रधानमंत्री के तहत जो सरकार चल रही है, जो एजेंसीज चल रही हैं, वो एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। इसीलिए तो पता लगा कि घपले कैसे हुए, कौन कौन से फोन तोड़े गए। क्योंकि जितने लोग पकड़े गए हैं करप्शन में, लीकर पॉलिसी में, वो सब डिजिटल फुटप्रिंट से पकड़े गए। उसके बाद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो और तथ्य सामने आ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सरकार पूरी तरह से कर रही है। और शायद जितना वर्तमान प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी पे जोर दिया है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सिटीजन्स की सर्विसेज हो या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हो, जितना टेक्नोलॉजी का प्रयास इस बार किया गया है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में पहले कभी किया गया था। तो पहला तथ्य ये कि दुनिया एआई की बात कर रही है और हम कौन सी दुनिया में हैं? हम भी उसी दुनिया में हैं, हम भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब जो बात उठाई गई थी, क्या गंदे पानी से, नाले के गंदे पानी से गैस बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि मई 2016 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बेंगलोर में एक एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पे गंदे पानी से मीथेन गैस जनरेट करके सप्लाई की गई थी गांव में, और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। अगर सिसोदिया साहब को ये जानकारी नहीं थी तो इंटरनेट पे सर्च कर लेते। इसी तरह से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने मई 2017 में इसी गैस को यह कहा गया कि बेस्ट हिडन एनर्जी सोर्स, कि अगर हम जो सीवेज सिस्टम से अगर गैस को जनरेट करेंगे और हर घर तक उस गैस को अगर हम पहुंचा देंगे, तो सीवेज ट्रीटमेंट के साथ साथ हम एनर्जी सोर्स को भी जनरेट कर पाएंगे। और ये बेसिक बायोलॉजी है। एज ए बायोसाइंस स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर जब भी फर्मेंटेशन होता है
और खासकर ऑक्सीजन के बगैर फर्मेंटेशन होता है तो मीथेन जनरेट होती है, और यही बायोगैस का कॉन्सेप्ट है। तो ये कहना कि साहब ये गैस नहीं जनरेट हो सकती, ये बताता है कि दिल्ली के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री की अज्ञानता उन्होंने अपनी चिट्ठी में प्रदर्शित कर दी है। अब अगली लाइन पे चलते हैं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बादलों के पीछे उड़ते जहाज को रडार नहीं पकड़ सकता, तो पूरी दुनिया में लोगों में वो हास्य का पात्र बनते हैं। स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे उनका मजाक बनाते हैं। दुख की बात यह है कि जो लोग नहीं पढ़ते वो मजाक बनाएंगे। आज भी अगर आप ब्रिटानिका, जो दुनिया का सबसे माना हुआ एनसाइक्लोपीडिया है, आज भी जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट सर्च करें और उस पे टाइप करें ब्रिटानिका और रडार। आपके सामने एक पेज खुलेगा और उसमें एक लिखा होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रडार परफॉर्मेंस, और वहां साफ लिखा हुआ है कि क्लाउड में और बारिश में एक इको सिग्नल क्रिएट होता है, जो एक्चुअल इको सिग्नल जो रडार को कैप्चर करना होता है उसमें इंटरफियर करता है और एक्चुअल टारगेट को डिसीव कर सकता है और सिग्नल गलत आ सकते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, इस बात की पुष्टि अगर आप देखें तो उस समय जो एयर चीफ थे धनोआ साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि क्लाउड कवर का बेनिफिट हमको मिला, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हो, लेकिन जब आपके हवाई जहाज आवाज की तेज गति से उड़ते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत होता है मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मनीष सिसोदिया साहब अगर ये कहते हैं कि वेदर का इफेक्ट रेडार सेंसर्स में नहीं आता, तो ये गलत है, आता है। तभी तो हम रेडार की लगातार रिसर्च करते जा रहे हैं। अगर इसका असर नहीं होता तो दुनिया में रेडार की रिसर्च बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेडार सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए रेडार टेक्नोलॉजी पे लगातार रिसर्च होती जा रही है। तो दूसरा मुद्दा जो दिल्ली के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने उठाया, वो भी उनकी अज्ञानता ही दर्शाता है। आगे चलते हैं। उनके इस तरह के बयान देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। इसके कई नुकसान हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें विज्ञान की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं और एक एक झप्पी की भारी कीमत लेकर चले जाते हैं, बदले में ना जाने कितने कागजों पर साइन करा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे। मनीष सिसोदिया जी, आप सरकार में रहे, क्या आपको ये नहीं पता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई भी डॉक्यूमेंट कब जाता है? जब विदेशी लोग आते हैं, कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, उसकी तैयारी महीनों पहले शुरू होती। कई राउंड ऑफ डिस्कशन अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, जूनियर ऑफिसर्स, एम्बेसी के लेवल पे, टेक्निकल डिस्कशंस, उसमें बिजनेस ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बार ड्राफ्ट बनते हैं, कई बार चेंजेस होते हैं, कई बार उनको हटाया जाता है, मिटाया जाता है, रीड्राफ्टिंग होती है। वो सब होने के बाद जब फाइनल ड्राफ्ट होता है, उसको दोबारा सर्कुलेट किया जाता है। अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है तो उसको दोबारा रेक्टिफाई किया जाता है। प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है साइन करना। सारा कुछ होने के बाद जब दोनों देशों के एक्सपर्ट्स क्लियर कर देते हैं, तब प्रधानमंत्रियों का तो सिर्फ साइनिंग सेरेमनी होता है, उनको ड्राफ्ट नहीं करना होता है। अगर आपको गवर्नेंस और गवर्नमेंट की इतनी भी जानकारी 5-7 साल तक सरकार में रह के नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं सीखा था। आप सिर्फ किसी और काम में व्यस्त थे, जिसके कारण आज आप जेल में। आज देश का युवा एस्पिरेशनल है, वो कुछ करना चाहता है, वो अवसर की तलाश में है, वो दुनिया जीतना चाहता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कमाल करना चाहता है। क्या एक कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज के युवा के सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है? तो आप ये कह रहे हैं कि इस देश में और दुनिया में जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं वो सब पीएचडीज थे। इंदिरा गांधी पीएचडी थी,
चौधरी चरण सिंह जी पीएचडी थे, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे, इंजीनियर थे, आईआईटी थे, क्या कहना चाह रहे? गवर्नेंस का काम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, फैसिलिटेशन है। और अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आई अभी तक कि हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के पास, हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में उनके एडवाइजर्स हैं, वो वहां पे पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उस पे पॉलिसी बनती है, डिस्कशन होता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप को जूनियर स्टाफ, जो एग्जीक्यूटिव है, जो रिसर्च स्टाफ है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को कन्विंस करें कि ये जो प्रपोजल वो दे रहे हैं उससे देश का और समाज का क्या भला होगा। और अगर उनको लगता है कि ये बात सही है तो उसका अप्रूवल दिया जाता है, बजट एलोकेशन होता है और कार्रवाइयां शुरू होती हैं। यहां पे मंत्रियों का एक्सपर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं तो भारत के कितने मुख्यमंत्री हैं जो आईआईटी हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो सब अपने अपने राज्यों पे बोझ है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? या आपका एजेंडा ये है कि देश में ये बताना कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सिर्फ केजरीवाल ही सूटेबल है, बाकी कोई ऑपोजिशन लीडर सूटेबल नहीं है? कहीं ये आपका हिडन एजेंडा तो नहीं है? तो अब आप ये बताइए कि ऑपोजिशन का जो कैंडिडेट बनेगा, पीएम कैंडिडेट, क्या वो आईआईटीएन होगा या कोई और होगा? ये भी थोड़ा सा सीक्रेट है, खुलासा कर दीजिए ताकि जनता समझ जाए कि किसको वोट देना है। हाल के दिनों में देश भर में 60,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए। क्यों? एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है तो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा कर दिया जाता तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भेजना शुरू करते, जैसा दिल्ली में होने लगा है। पहली बात तो 60,000 स्कूल बंद करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। भारत के संविधान में अगर मैं आपको बहुत स्पेसिफिक जानकारी दूं तो भारत के संविधान में आर्टिकल 246 में किसकी क्या जिम्मेवारी है ये शेड्यूल 7 में बताया गया है। एजुकेशन को रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में आइटम नंबर 25। इसका मतलब राज्य सरकार अगर चाहे तो स्कूल खोल सकती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास किसी भी राज्य की जिम्मेवारी नहीं है, फेडरल सिस्टम है, तो केंद्र सरकार को स्कूल बंद करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने बनाया ही नहीं, राज्यों की जिम्मेवारी है स्कूल एजुकेशन देखना, तो केंद्र सरकार बंद कैसे कर सकती है? ये तो संवैधानिक अधिकार ही नहीं। तो ये कहना कि साहब केंद्र सरकार ने 60,000 स्कूल बंद कर दिए, एक बार और आपकी अज्ञानता का प्रदर्शन करता है। जिन राज्यों को अपने यहां स्कूल और खोलने हैं उनको छूट है, कोई मना नहीं करता। प्रधानमंत्री जी रास्ते में नहीं आ सकते, केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, लेकिन उसके संसाधन जुटाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि आपने सत्ता में आने के समय ये जनता से वादा किया था कि हम आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। तो जब आपके पास डेवलपमेंट प्लान नहीं था तो आपने चुनाव क्यों लड़ा, जनता को गुमराह क्यों किया? तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो ये 60,000 स्कूल बंद नहीं हो सकते। इसका मतलब ये 60,000 स्कूल जो भी अगर ये आप कह रहे हैं, अगर ये सच है तो ये राज्य सरकारों की कार्रवाई है, केंद्र सरकार की नहीं। तो एक बार पता और लगता है कि आपने संविधान भी नहीं पढ़ा। और रही बात कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के लोग सरकारी स्कूल में भेज देते, आपके कितने रिश्तेदारों ने ये काम किया है? जरा लिस्ट बताएंगे। आपके कितने दोस्तों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी में भेजा है? कितने आपके मंत्री और एमएलए ने ऐसा किया है? उनके रिश्तेदारों ने किया है? कितनी बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में गए? इसका ब्यौरा सार्वजनिक करिए, पता तो लगे, क्योंकि आप जेल में बैठ के क्या कह रहे हैं किसी को नहीं पता। हो सकता है ये मिसलीडिंग या कोई एजेंडा के तहत आपने चिट्ठी लिखी है जिसका हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो आपने लिखा है।
मैंने प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई है। क्या अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना गर्व की बात है? जिस देश के प्रधानमंत्री को कम पढ़े लिखे होने पर गर्व, उस देश में एक आम आदमी के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए 60,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जाना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में मेरा भारत कैसे तरक्की करेगा? और आप अपनी कंपनी के लिए एक पढ़ा लिखा मैनेजर रखते हैं, तो क्या देश के लिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? सिसोदिया साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने उठाया। पूरी दुनिया में एक बार सर्वे हुआ था 25,000 सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स का। उसका कंक्लूजन यह था कि आपकी शिक्षा का योगदान आपकी सफलता में मात्र 20% होता है। 80% योगदान होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके एप्टीट्यूड का, कि आप में कितनी क्षमता है सीखने की और लगन है सीखने की। जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल गेट्स आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जिन्होंने बनाई। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे इस दुनिया में जो सक्सेसफुल हैं एंटरप्रेन्योर्स। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? क्या वो सब IITs थे? तो पहली बात तो यह है कि शिक्षा और आउटपुट का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हाँ, मदद जरूर करती है, लेकिन जब आपकी नीयत हो। सवाल यह है कि डिप्लोमा इन जर्नलिज्म जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या वो शिक्षा मंत्री के लिए काफी है? उप मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी है? डिप्लोमा इन जर्नलिज्म का काम होता है अखबार के लिए न्यूज लिखना या न्यूज रूम में बैठ के एंकर या एडिटर की हेल्प करना। आप उप मुख्यमंत्री बने विद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और आप फाइनेंस का डिपार्टमेंट देख रहे थे, आप एक्साइज डिपार्टमेंट देख रहे थे। कहीं आपकी इग्नोरेंस के कारण तो ये घपला नहीं हो गया दिल्ली सरकार में? क्योंकि आपको तो फाइनेंस की जानकारी थी नहीं, टैक्सेशन की जानकारी थी नहीं, आप तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे हैं। क्या यही कारण तो नहीं था कि दिल्ली में शराब नीति घोटाला हो गया? सोचने की बात है ना। और सवाल तो बहुत सिंपल है। एक IIT या IIM का पढ़ा लिखा स्टूडेंट करप्ट हो, वो ज्यादा समाज के लिए अच्छा है, या एक अनपढ़ लेकिन ईमानदार नेता वो समाज के लिए ज्यादा अच्छा है? जनता को सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा कि क्या क्वालिफिकेशन और करप्शन ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, या ईमानदारी और इलिटरेसी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन? क्या जमात के लिए जरूरी है? सोचना तो पड़ेगा ना। तो मेरा निवेदन यही है कि जहां तक बात है टेक्नोलॉजी की, तो प्रधानमंत्री जी ने तो सारी की सारी जो स्कीमें हैं वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से कर दी। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया आम आदमी के लिए। आपको दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन ने कहा था कि आप पेमेंट, जो भी बिजली की, फ्री बिजली की जो आप लॉलीपॉप बांटते हैं, वो डायरेक्ट आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करिए। आपने नहीं की, आपने खुद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई। और आप ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, जबकि इस देश में है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन घटेगी। लेकिन आपको वो पसंद नहीं है ट्रांसपेरेंसी। क्यों? आपने चिट्ठी लिखी, अच्छे विचार रखे, लेकिन इसने आपको खुद एक्सपोज कर दिया कि ये किसी एजेंडा के तहत चिट्ठी लिखी गई थी। कम से कम डेट भी लिख देते, नीचे साइन भी कर देते, क्योंकि ये पता नहीं लग रहा है किसने चिट्ठी लिखी, इसका हस्ताक्षर किसका। तो निवेदन है कि चिट्ठी लिखने की जो कला है वो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और आप तो शिक्षा मंत्री थे, वो कला सीख लेते। शायद इसीलिए आप लोग LG को जो फाइलें भेजते थे उसमें आपके CM और आप साइन नहीं करते थे। तो क्या इसकी जरूरत समझ में नहीं आई? एनीवे, अच्छा मुद्दा रहा। आपने बहुत कुछ जानकारी दी अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में। सिसोदिया जी, आपका धन्यवाद। और साथियों, अगर आपको यह चर्चा पसंद आई, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने विचार रखें कि क्या हमें इस तरह के मुद्दों पे गंभीर चिंतन करना चाहिए अगर हमें इस देश के बारे में चिंता करनी है।
आपके सुझावों और सजेशंस का इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपने वक्त निकाला इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।